इतिहास ने बहुत ही निर्दयी और क्रूर तानाशाह देखे हैं जिनका नाम सुनकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। किसी तानाशाह ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो किसी ने सालों साल अपनी जनता को नर्क से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे सनकी तानाशाहों की अजीबोगरीब आदतों या कहें तो हरकतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन हरकतों से वाकिफ होने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये कितने क्रूर और मूर्ख थे। नंबर 5 पर है किम जोंग इल। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनसे तो पूरी दुनिया अब अच्छे से वाकिफ है ही, जो न सिर्फ अपने मुल्क की जनता पर अत्याचार करता है बल्कि समय समय पर दुनिया में भी खौफ पैदा करता रहता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून कायदों को नहीं मानता। किम एक सनकी तानाशाह है, लेकिन किम जोंग की तरह उनके पिता किम जोंग इल भी उतने ही खूंखार और सनकी थे। किम जोंग इल को हॉलीवुड फिल्मों का बहुत शौक था। जोंग इल ने अपने शासन के दौरान पश्चिमी देशों में तैनात उत्तर कोरिया के राजनयिकों को निर्देश दे रखा था कि वह उनके लिए हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी रखा करे। ऐसा करके उसके पास करीब 20,000 हॉलीवुड फिल्मों का कलेक्शन तैयार हो गया था। जोंग इल अपने देश की फिल्म इंडस्ट्री से दुखी था क्योंकि उसे उस तरह की फिल्में नहीं मिल पा रही थी जो वो चाहता था। जोंग इल चाहता था कि उत्तर कोरिया की फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीते और दुनिया में सम्मान अर्जित करे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 1978 में जोंग इल ने साउथ कोरिया के मशहूर फिल्म निर्देशक शिन सांगोक और उनकी पत्नी चोई उन ही को हांगकांग से अगवा कर लिया। वो चाहता था कि फिल्मी जगत में नॉर्थ कोरिया की फिल्म्स का भी नाम हो, इसलिए किम ने इन दोनों को गॉडजिला की रीमेक बनाने को कहा। आखिरकार दोनों ने मिलकर उत्तर कोरिया के लिए कई फिल्में बनाई, जिनमें सबसे मशहूर फिल्म पुलगासरी है। इस फिल्म में एक डायनासोर को जमींदार के खिलाफ किसानों का साथ देते दिखाया गया है, लेकिन दुखद यह रहा कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। दोनों एक दिन किम जोंग के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। उत्तर कोरिया के चंगुल से छुटने से पहले सांगोक और उन ही ने उत्तर कोरिया के लिए 8 सालों तक फिल्में बनाई। जोंग इल के पिता किम इल सुंग की आदत बहुत अजीब थी। जवान रहने के लिए वो 20 साल के लड़के लड़कियों का खून चढ़वाया करता था। इतना ही नहीं, उसने खुद पर एक गाना भी लिखवाया था जिसे वो नॉर्थ कोरिया के स्पेस स्टेशन में बजवाता था। उसका मकसद था कि उसकी महानता को एलियन भी सुन सके। नंबर 4 पर हैं सपरमुरात नियाज़ोव। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति नियाज़ोव खुद को एक ऐसे तानाशाह के रूप में पेश करते थे जैसे हॉलीवुड फिल्म डिक्टेटर में दिखाया गया है। इसने अपना नाम तुर्कमैन बाशी रख लिया था। उन्होंने अपने खुद की 15 मीटर ऊंची सोने की परत चढ़ी प्रतिमा बनवाई थी, जिसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ घूमता रहता था, जबकि तुर्कमेनिस्तान की अधिकांश जनता गरीबी में जीवन जी रही थी। लेकिन नियाज़ोव ने राजधानी में एक बर्फ का महल बनवाया और रेगिस्तान के बीचों बीच एक झील के निर्माण का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने नाम पर शहर पार्क बनवाए। यही नहीं, उन्होंने अपना चेहरा और नाम हर जगह छपवा लिया, जैसे पैसों, गली मोहल्लों, वोडका की बोतल और तो और जनवरी महीने का नाम बदलकर भी उसका नामकरण अपने नाम पर ही कर दिया। जब इस बारे में उनसे पूछा जाता तो वो कहते, मुझे अपनी फोटो और नाम हर जगह लगाने में कोई रुचि नहीं है, वो तो मेरी जनता का प्यार है जो ऐसा कर देती है। वर्ष 1997 में धूम्रपान छोड़ने के बाद उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को ऐसा ही करने को कहा था। उन्होंने नाटक, ओपेरा को भी प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही पुरुषों के लंबे बाल रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सद्दाम हुसैन की तरह ही उन्होंने किताब भी लिखी। नामा तुर्कमेनिस्तान के इतिहास पर उनके विचारों का संग्रह है। इस किताब को हर छात्र को पढ़ना पड़ता था। यह किताब एक धार्मिक प्रोपेगेंडा के तहत लिखी गई थी। अब यहां तक तो फिर भी ठीक था। हद तो तब हो गई जब नियाज़ोव ने इस किताब को स्पेस में भी भेजा था, जिससे कि एलियन भी इसे पढ़ सके। नंबर 3 पर है फर्डिनेंड और इमेल्डा मार्कोस। भारत की राजनीति में जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार और पाकिस्तान में भुट्टो परिवार का बोलबाला रहा है, उसी तरह फिलीपींस में भी परिवारवाद, भाई भतीजावाद का वर्चस्व रहा है। फर्डिनेंड और इमेल्डा मार्कोस फिलीपींस के शासक रह चुके।
और वो उस समय के सबसे मशहूर म्यूजिक ग्रुप बीटल के बहुत बड़े फैन थे। इन्हें बीटल को सुनने की सनक इस कदर थी कि चारों 1966 में दुनिया के दौरे पर थे। तब इन्हें फिलीपींस में परफॉर्म करने का आमंत्रण दिया गया, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। जब वो चारों फिलीपींस पहुंचे तब होटल में उन्हें मिलिट्री द्वारा बताया गया कि मार्कोस दंपति ने उन्हें तुरंत बुलाया है। लेकिन टोक्यो से फिलीपींस तक के सफर की थकान और उसी दिन उनके 2 म्यूजिक शो होने के कारण उन्होंने आदरपूर्वक मना कर दिया। इस बात से मार्कोस इतने खफा हुए कि उन्होंने जनता में फैला दिया कि बीटल द्वारा उनके राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी का अपमान किया गया है। ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई और उथल पुथल मच गई। जगह जगह बीटल के खिलाफ नारेबाजी हुई। एयरपोर्ट पर लड़कियों द्वारा उन्हें घेर लिया गया। लोग उनके ऊपर लात घूंसे बरसाने लगे, थूकने लगे और चिल्ला चिल्लाकर मारने की धमकी भी दी गई। उन्हें डर था कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप थी। बीटल को तुरंत फिलीपींस छोड़कर नई दिल्ली भागना पड़ा। इसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी आप बीती लोगों के साथ शेयर की थी। नंबर 2 पर है ईदी अमीन। युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन को बेहद क्रूर और सनकी शासक के तौर पर याद किया जाता है। इस शख्स ने 8 वर्ष तक राष्ट्रपति के तौर पर राज किया और लोगों पर इतने जुल्म किए कि सुनने वालों की रूह भी कांप जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपने पूरे शासन काल में करीब 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतरवाया। यह शख्स इतना क्रूर था कि इंसानों का मांस भी खा जाता था। इसके फ्रिज में इंसानों के कटे हुए सिर और अन्य अंग भी बरामद हुए थे, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं हुई। अपनी इसी क्रूरता के कारण ही इसे मैडमैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। अमीन के सहयोगी मुअम्मर गद्दाफी ने अमीन को युगांडा से 80,000 एशियाई लोगों को बाहर निकालने के लिए कहा। इसलिए अमीन ने आदेश दिया था कि जिन एशियाई लोगों के पास युगांडा की नागरिकता नहीं है वो देश छोड़ दें। इसके बाद करीब 60,000 भारतीयों और पाकिस्तानियों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। उनकी संपत्ति हड़प ली गई, जिसके चलते भारत ने युगांडा से अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए। देश के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा एशियाई लोगों का था। इनके देश छोड़ते ही युगांडा की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। आगे चलकर यही अमीन के शासन के अंत की मुख्य वजह बनी। ईदी अमीन ने जब सत्ता संभाली थी तब उसने 4 सूट बूट पहने यूरोपियन लोगों के कंधे पर बैठकर जुलूस निकाला और कहा, पहले हम इन्हें ढोते थे, लेकिन अब ये लोग हमें ढोएंगे। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप आगे भी देख सकें। नंबर 1 पर है मुअम्मर गद्दाफी। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया पर कुल 42 साल तक राज किया और वे किसी अरब देश में सबसे अधिक समय तक राज करने वाले तानाशाह के रूप में जाने जाते रहे। गद्दाफी ने अपने आरंभिक दौर में लीबियाई नागरिकों के लिए बहुत से अच्छे काम किए, जिनसे वो हीरो बन गए। लेकिन फिर उन्होंने आतंकवादी तत्वों का समर्थन करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे एक तानाशाह बन गए, जो अपने किसी भी विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अगर इनकी सनक की बात करें तो बताया जाता है कि लीबिया का पूर्व तानाशाह बंद कमरे में हैवान हो जाता था। बंद कमरे में बढ़ जाती थी गद्दाफी के जिस्म की भूख, और फिर वो जो करता था उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा उनके बावर्ची ने खुद बताया है। गद्दाफी के गुर्गे लीबिया की स्कूल्स कॉलेजेस में टैलेंट हंट के बहाने कमसिन लड़कियों को गद्दाफी की अय्याशी के लिए चुनते थे और लड़की चुनने के बाद उसे हरम में भेजने से पहले वो उस लड़की के खून की जांच करते थे, ताकि ये पता चल सके कि वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। इसके बाद लड़की को सजा संवार कर गद्दाफी के बेडरूम में भेजा जाता था। खुदा और सुरैया नाम की लड़कियों ने आप बीती पूरी दुनिया को बताई है। इसके अलावा हवस की सनक इस तानाशाह पर इस कदर सवार थी कि उसके आसपास रहने वाली बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड भी खूबसूरत महिलाएं ही थी, और वो भी उसके हरम की शान बढ़ाया करती थी। उन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था और इनकी संख्या 40 के आसपास होती थी। अपनी अय्याशी के लिए गद्दाफी ने त्रिपोली यूनिवर्सिटी में एक गुप्त ठिकाना भी बना रखा था। दूसरे देश में भी वो अपनी महिला अंगरक्षकों और प्राइवेट नर्स के साथ स्पेशल टेंट में रहता था, जहां वह उनके साथ मौज मस्ती करता था।
इसका खुलासा खुद विकीलीक्स ने किया है। 19 साल की खूबसूरत महिला नसरीन भी गद्दाफी की सेना में कमांडर थी। नसरीन 17 साल की थी जब गद्दाफी के इशारे पर उसे उसके घर से उठा लिया गया। फिर महीनों तक उसका शोषण किया गया। फिर उसे गद्दाफी की पर्सनल बॉडीगार्ड टीम में शामिल कर दिया गया। इसका खुलासा खुद नसरीन ने किया है। यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट सेक्रेटरी कोंडोलीजा राइस को मुअम्मर इतना पसंद करता था कि उसने एक ऐसा इंटरव्यू भी दिया था जिसमें गद्दाफी ने कहा था कि वो राइस को बहुत पसंद करता है। जब राइस लीबिया के दौरे पर थी तो गद्दाफी ने उनको एक सीडी बनाकर दी थी जिसमें राइस के विदेश दौरों की तस्वीरें थी और पीछे एक रोमांटिक गाना चल रहा था। सोचिए इस अजीब सीडी के मिलते ही राइस को कैसा महसूस हुआ होगा। तो ये थी इतिहास के कुछ क्रूर तानाशाहों की अजीबोगरीब सनक या कहें वो हरकतें। अगर आप भी किसी तानाशाह की अजीब हरकत के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए।